15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुनाकर देश के पॉलिटिकल माहौल को हिला दिया था। जहां एक और सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए, वही वक्त नहीं लगा जब सारी उंगलियां सेंटर के खिलाफ उठने लगी। हालांकि जहां सेंटर तो लोगों के बीच टारगेट हो ही रही थी, वहीं अब इस लिस्ट में एसबीआई भी शामिल हो गई है। एसबीआई जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करती थी, को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट सुनाते हुए कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें से एक तो ये था कि 6 मार्च तक एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी प्रोवाइड करे, जो फिर ईसीआई अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर करेंगे, और जिससे कि इतने सालों में पहली बार लोगों को ये क्लियर होगा कि आखिर कितने लोगों ने कितने पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं। तो जहां लोग 6 मार्च का इंतजार कर रहे थे और जिन्हें लगा था कि इस मामले में अब और कोई डिले नहीं हो सकता है, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंची, उनसे विनती करते हुए कि वे 6 मार्च तक सारे डेटा ईसीआई को दे नहीं सकते हैं और ये डेट 30 जून तक बढ़ा दी जानी चाहिए। फिर क्या था, सेंटर के साथ साथ अब एसबीआई भी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर लीगल फील्ड का टारगेट बन गई है, जिन पे बीजेपी को बचाने का भी इल्जाम लग गया है। कहा तो जा रहा है कि एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इस केस में पिटिशनर थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई के इस प्ली को डिसमिस करने की मांग रखने वाले हैं। इन्हीं सब के बीच में एसबीआई को क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है और एक मेन सवाल ये है कि भला जो बैंक इतनी डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड है, वो एक क्लिक से निकलने वाले इन्फॉर्मेशन में इतना समय क्यों मांग रही है। तो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में सेव ही नहीं किया है और वो सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर पर सेव्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। जितना आपके लिए शॉकिंग है, उतना सभी के लिए था जब अपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड एप्लीकेशन में एसबीआई ने कहा है कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं और इनकी डिटेल्स को उस डिटेल से जोड़ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस इलेक्टोरल बॉन्ड में से कितने पैसे मिले हैं काफी मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने कहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके लिए डोनर की प्राइवेसी को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी था और वे इन दोनों डोनर और डोनी की इंफॉर्मेशन को इतने कम समय में नहीं ऐड कर सकते हैं। आसान शब्दों में अगर आपको समझाए तो एसबीआई के सिर्फ सिलेक्टेड 29 ब्रांच में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं और अगर किसी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने हैं तो इन्हीं 29 ब्रांच में से किसी एक ब्रांच पर जाने की जरूरत होगी। वहाँ जाकर एक इंसान कहेगा कि उसे कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए और उतने पैसे देगा। अब इसी ट्रांजैक्शन की डिटेल एसबीआई कंप्यूटर के बजाय कागज पर लिखकर एक सील्ड फॉर्म में एसबीआई के सेंट्रल ऑफिस मुंबई सेंड करती है और इसी के जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड्स लेकर एसबीआई के पास आती है पैसे लेने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन भी डिजिटली नहीं रिकॉर्ड की जाती है और सील्ड फॉर्म में फिर मुंबई सेंड होती है। इसके ऊपर एसबीआई ने डोनर की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए इन सील्ड डॉक्यूमेंट्स को कभी खोला भी नहीं है और वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वे पूरे डेटा को कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजे। हालांकि मामले में एक ट्विस्ट और बाकी है। इस प्रोसेस के पीछे हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद एसबीआई ने हर ट्रांजैक्शन में एक यूनिक कोड रखा है जो सिर्फ एक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में होगा। अगर ऐसा है तो काम बहुत ही आसान है, पर अगर ऐसा नहीं है तो एसबीआई को प्रॉपरली हर एक बॉन्ड का इशूइंग डेट, अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी से मैच करना पड़ेगा और एसबीआई की फाइल्ड सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन से ये तो लग रहा है कि उन्होंने इस प्रोसेस को इजी करने के लिए कोई भी यूनिक आईडी नहीं बनाई थी। अपने एप्लीकेशन में एसबीआई ने कहा है, इन ऑर्डर टू मेक अवेलेबल डोनर इन्फॉर्मेशन, द डेट ऑफ इशू ऑफ ईच बॉन्ड विल हैव टू बी चेक्ड एंड मैच्ड अगेंस्ट द डेट ऑफ परचेज बाय अ पर्टिकुलर डोनर। दिस एक्सरसाइज वुड ओनली डील विद द फर्स्ट सिलर ऑफ इन्फॉर्मेशन। These bonds were redeemed by the political parties in their designated bank accounts. Accordingly, this information would then have to be matched against the bond redemption information that makes up the second silo. आपको बता दे कि 30 जून का समय लोगों में शक भी पैदा कर रहा है, इसलिए क्योंकि उस समय तक लोकसभा इलेक्शंस खत्म होने के चांसेस हैं और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे कितने मिले हैं जानने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोकसभा इलेक्शंस के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी लोगों को सच्चाई बताएगी। आखिर किस सरकार को किसने कितने पैसे दिए हैं और क्या सरकार ने उनके अकॉर्डिंग लॉज में चेंजेस किए हैं या नहीं। पूनम अग्रवाल, एक जर्नलिस्ट जो आए दिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मिथ्स को रिमूव करती है, ने इस टॉपिक पर कहा है कि एसबीआई रियल टाइम डेटा लेती है, तो ये अजम्पशन कि उन्होंने इस प्रोसेस को इजी करने के लिए कोई यूनिक कोड नहीं तैयार किया है गलत है। And stated, when you buy an electoral bond, before they hand over the bond to you, they write the hidden unique alphanumeric number in the records that XYZ person has purchased bond number say 123. So when the person XYZ hands the bond to any political party and the political party goes back to the SBI to redeem it, the bank checks the hidden number and the name of the purchaser
in the records before redeeming the bond. They also record the name of a political party. All these entries and data are recorded in real time. सिर्फ यही नहीं, SBI की FAQ गाइडलाइंस में भी कुछ हद तक काफी आइडेंटिफायर्स डेटा पॉइंट्स मेंशन्ड है जो कि bonds की खरीदारी के समय रिकॉर्ड होते थे, such as for an individual the KYC norms as per the RBI guidelines were applicable for all applicants of electoral bonds. In addition to application form and pay-in slip, the applicants were to submit a copy of citizenship proof and KYC documents, Aadhaar and PAN along with originals. For firms, organizations and trusts, the SBI had extensively mentioned a set of key documents as identity proofs. To redeem the bonds, the eligible political parties were to have designated current accounts in any of the 29 designated SBI branches authorized to handle the bonds. वहीं ADR के फाउंडर और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप चोकर ने कहा है कि वे बड़े कंफ्यूज्ड है कि क्या SBI ने ये सारे डिटेल्स एक डिजिटल फॉर्म में सेव किए हैं कि नहीं. He stated, "This is where I am confused. Does it mean that the SBI keeps the bond, pay-in slip and KYC information of the donor only in physical form or is it also stored digitally?" सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या SBI को ये डेटा ऑलरेडी से टैली करके रखना नहीं चाहिए था और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डेटा मांग लिया है तो वो ऑलरेडी मिले 3 हफ्तों के ऊपर और 3 महीने की मांग कैसे रख सकते हैं. और वही RTI एक्टिविस्ट कोमोदर लोकेश बत्रा ने भी SBI को टारगेट किया और कहा कि अगर वे इलेक्टोरल बॉन्ड के समय KYC डिटेल्स ले रहे हैं तो जरूर डिजिटल रिकॉर्ड्स रखे रहे होंगे. Batra also pointed out that a letter of the SBI dated June 2018, which revealed the net cost of floating electoral bonds, had mentioned allocation of over ₹60 lakhs for IT systems development. SBI को सबसे मेन फटकार लीगल फील्ड में सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा उस फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पड़ी है जिन्होंने 2019 में इस केस की सुनवाई भी की थी. फॉर्मर जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही SBI को डेटा कलेक्ट करने के ऑर्डर्स दिए थे. In 2019, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैड रिसीव्ड donations through electoral bonds to submit detailed particulars of the donors to the Election Commission of India. These particulars, including the amount of each bond and the details of the bank account into which the sum was credited, were to be provided in sealed covers. इसके बावजूद ये डेटा SBI के हिसाब से अवेलेबल नहीं है और ना ही कंपाइल हुई है. तो जस्टिस गुप्ता ने SBI को फटकारते हुए कहा है कि वे बहुत ही ridiculous काम कर रहे हैं and stated, "Once the court had directed that you keep this information, it was their bounden duty to keep it in such a manner that when a court asked them to disclose it, they should disclose it as early as possible, not that they take months to disclose it." उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को SBI के इस प्ली को डिसमिस करने का पूरा अधिकार है और ये लोगों के साथ बेहद गलत होगा कि उन्हें इलेक्शन के पहले तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देखने नहीं मिलेगी. उनके हिसाब से इस डेटा कलेक्शन में देखा जाए तो इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि SBI के अकॉर्डिंग they have only 44,434 sets of information. और अगर बाकी मामलों की बात करें तो SBI आराम से 44 मिलियन इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया एक दिन में हैंडल कर लेती है. तो ये इन्फॉर्मेशन हैंडल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. एंड स्टेटेड, "I think it should take a few hours or a few days at the most to collate all the data." तो देखने वाली बात अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट SBI की इस पिटीशन पर क्या फैसला सुनाती है. Till then, keep following लॉ चक्रा.